कहना है कि साधु संतों को चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहिए। कंट्री लाइक इंडिया वी डोंट नीड ए पोप फॉर ए प्राइम मिनिस्टरशिप। ये सवाल अभी भी प्रेमेच्योर है बिकॉज इफ वी लुक एट 2029 then as far as you're concerned there is no age limit on Modi's politics, and so most likely it is going to be Prime Minister Modi who will be once again BJP का चेहरा। कैसे देखते हैं आप आज के जो इंटरनल डायनामिक्स है? उसे बुरा लगेगा। सही बात ये है कि यूपी में भी अंदर से जितना सपोर्ट करना चाहिए था, बिकॉज योगी आदित्यनाथ वाज आल्सो वेरी एम्बिशियस। कुछ दिन बीजेपी ने एक न्यू प्रेसिडेंट चुना और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके बारे में बात करते हुए कहा ही इज़ माय बॉस। तो आपकी जो किताब है उसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, द संघ परिवार, स्पेसिफिकली द आरएसएस, और वो जो पावर डायनामिक्स हैं वो क्या है। तो इन अ वीक व्हेन द बीजेपी हैज़ अ न्यू प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री उनके बारे में कहते हैं कि ये मेरे बॉस है, कौन मानेगा कि बीजेपी की प्रेसिडेंट मोदी जी के बॉस हैं? फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। आपकी किताब को बैकड्रॉप रखते हुए हाउ डू यू लुक एट दिस डेवलपमेंट? देखिए, जैसे कहते हैं ना पंचायत राज से, कल भी कोई डिस्कशन था तो उसमें मुझसे कहा, बड़े सीनियर लोग थे कि भाई आपकी किताब का नाम आपने ये राज क्यों रखा, मतलब रेवोल्यूशनरी राज। इसलिए भी कहूँगा रेवोल्यूशन राज, इसलिए पंचायत वाला भी राज करता है। राज करने के लिए चाहे प्राइम मिनिस्टर हो तब भी वो कहता है मैं राज कर रहा हूँ। सो मोदी राज कर रहा है, वो तो मैं अभी भी कहूँगा। बॉस ये ठीक है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके आपको जिम्मे डालते हैं, एडिटर इफ वही हमने आपको पुश कर दिया, मैं आपको बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एडिटर के कमरे में ही लोग आते थे, गिरिलाल जैन, श्यामलाल, राजेंद्र माथुर, ओनर्स दे यूज्ड टू कम। सेम थिंग आई थिंक ही इज़ ए वेरी डिसिप्लिन पर्सन जो उनके मन में है, बिकॉज ही इज ऑल्सो आरएसएस ना, यू नो। मैंने आपने लिखा है किताब में भी, आप देखेंगे कि जिसका पूरा लाइफ बैकग्राउंड उनका आरएसएस, अच्छा छिपाते तो नहीं है, या उनका हिंदुत्व का आइडियोलॉजी नहीं छिपाते। सो व्हाट यू फील कि भाई मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कई बार ये भी डिस्कशन में आता है ना कि भाई आरएसएस की चॉइस का होगा। देखिए प्रेसिडेंट की आप जब बात कर रहे हैं, बहुत चर्चा हुई, कितने नाम आए, और बल्कि कंपेन चला। मैं नाम आप तो जानती, जिन लोगों, जोशी जिनका नाम था, कितना ही वीडियो खास करके यूट्यूबर्स ने बहुत चलाया कि बस वो बनने वाले अध्यक्ष। बट मुझे हंसी आ रही थी संजय जोशी के लिए, मुझे हंसी आ रही थी कि थोड़ा अपने दर्शकों को कॉन्टेक्स्ट दे दें कि संजय जोशी जिनका नाम चल रहा था फॉर बीजेपी प्रेसिडेंट, उनका काफी टेंशन फिल्ड रिलेशनशिप रहा है प्रधानमंत्री के साथ इन द पास्ट। तो चर्चा ये चल रही थी कि आरएसएस इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश पावर ओवर प्राइम मिनिस्टर इफ समवन लाइक संजय जोशी बिकम्स प्रेसिडेंट। मैं बस ये कॉन्टेक्स्ट देना चाह रही थी, अब आप आगे बताइए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि देखिए, भागवत जी और मोदी जी लगभग एज 1 साल आगे पीछे, मतलब कुछ महीने का जिसे कह सकते हैं अंतर है। और वाजपेयी जी और सुदर्शन जी और रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह की उम्र में एक अलग तरह का वो था, और एक कुछ डिफरेंस दूसरी तरह के हो सकते थे। बट हमेशा इसीलिए जो कोई मैंने इंटरव्यूज़ तब भी किए हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के भी, सुदर्शन जी के भी। सुदर्शन जी के साथ डिफरेंसेस वाजपेयी के थे। इस बैकग्राउंड में इसलिए कह रहे हैं कि जब चूँकि आप अध्यक्ष की बात करें कैसे बनता है, तो मैं कतई ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कोई आरएसएस इम्पोज करेगा। One can have opinion. I go and discuss with बिरलाज और सुखजैन और किसी से कोई बात करे, कोई ऑनर हो आपका भी जो बिजनेस में, उससे आप ये कहेंगे कि डिस्कस किया, फिर देन वी डिसाइड योरसेल्फ इफ यू आर रनिंग द शो, if you are doing any marketing then you do. So I think this kind of discipline is there inside. Outside, because earlier days what we think कि भाई नहीं because somebody is there, RSS से उनका अच्छा थोड़ा सा सूट भी करता है, you know. इन आउटलुक ऑल्सो वी पब्लिश कि अटल बिहारी वाजपेयी का हमने टिप चलाए थे, वो पुराना इशू किसको मिलेगा। वाजपेयी कहते थे समतल होना है, कभी भाषण दे दिया होगा लखनऊ में। तो मेरा कहता है कि वाजपेयी और अडवाणी की टारगेट वही था। बरखा ये सवाल कहेंगी, मैं ये जवाब दूंगा, और आपकी अलग ओपिनियन होगी, मेरी अलग होगी। तो आपने ये नहीं माना कि आरएसएस कभी अपना पर्सन थोपेगी, जैसे आप ये कह रहे हैं? इस मामले में भी और दूसरे में भी मेरा मानना है कि कुछ चीज़ों में वो कहते होंगे, इस मामले में उन्होंने एक अपना नज़र रखते हैं कि हमें एक सेकंड जनरेशन तैयार करना है, और जो हमें कन्फ्रंटेशन ना हो। द प्रॉब्लम इज़ कोई अध्यक्ष ऐसा हो जो प्राइम मिनिस्टर के लिए रोज, मिसेस गांधी डेज से मैंने देखा है, बाद में लोग ऐसे हुए, लेकिन शंकर दयाल शर्मा थे, मान लीजिए, आप छोड़ दिए इमरजेंसी को, पहले आई हैड वेरी गुड रिलेशन, मैंने 5 साल में रोज मुझे मॉर्निंग वॉक ले जाते थे नियर बाय।
सो उस समय भी ऐसे प्रेसिडेंट देखे जाते थे जो आपकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हों, कमिटमेंट हो, जिनका एक अपना वो हो, और वो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना करे. शंकरदयाल शर्मा वॉज ऑल्सो मेड प्रेसिडेंट इन एज ऑफ 52. डोंट पीपल थिंक अबाउट इट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यू शुड गो. मैंने राष्ट्रपति पर मेरी किताब है. तो मेरा ये कहना है कि ये जो हम लोग जो पुराना बैकग्राउंड जन को जानते हैं, या साइकोलॉजी यदि मैं मोदी को फॉलो कर रहा हूँ उनकी उसके हिसाब से, तो मुझे लगता था कि उनकी चॉइस का, जैसे नड्डा जी को लेके मैं भी कहीं वो नहीं, वो तो हिमाचल नहीं जिता सके, सो आप उसको फेल्यूर भी कह सकते हैं. बट यदि आप मानते हैं कि आप यदि मेरा कोई चीज़ नहीं चली या कोई चीज़ आपकी गड़बड़ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कल से करूँ भाई तुमने तो ये काम नहीं किया इसलिए तुम. पर जो इतनी एक एंटिसिपेशन थी कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो बाद में जो एक नितिन नबी का नाम निकल के आया, पहले वर्किंग प्रेसिडेंट, देन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज बीजेपी प्रेसिडेंट, एक पैटर्न नहीं बन गया इन द लास्ट फ्यू मोदी ईयर्स की मीडिया चर्चा करती रहती है, नाम कुछ और ही आता है, जब नाम आता है तो इट इज़ ऑफन अ वेरी लो की नेम. मतलब ऐसा आता है कि जो कोई हाई प्रोफाइल नाम, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, राजस्थान में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, चाहे ये बीजेपी का जो एक चॉइस बना है, ऐसा क्यों, वाई? क्योंकि आप भी अपनी किताब में लिखते हैं दैट एवरी पार्टी हैज़ टू प्रिपेयर अ सेकेंड जनरेशन, राइट? तो सेकेंड जनरेशन क्या, अब जो फ्रंट फेसिंग है वो कोई और जो बैक रूम है वो कोई और? क्योंकि अब महाराष्ट्र के बाद फडणवीस जी की भी चर्चा हो रही है एज द जेन नेक्स्ट. तो आप ये जो नितिन जी का सिलेक्शन है, इलेक्शन है, कुछ भी कह लीजिए, उसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि मोदी जी को जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही लॉन्ग टर्म में सोचने वाले नेता हैं. पहले के जो नेता थे विजनरी में, उनका आप दूसरी से आप डिफर करें अलग बात है, तो वो क्या करते हैं कि दिमाग में रखते हैं क्योंकि कि कौन आदमी कितना क्या कर रहा है मतलब इज सो मेमोरी ऑल्सो वेरी शार्प. ही वॉज ट्रेवलिंग ऑलमोस्ट, ही ऑल्सो इन्फॉर्म, सबको बोला भी है उन्होंने कि भाई 90 जिले, मैंने 90% जितने देश के ज़िले हैं मैं घूमा हुआ हूँ. तो वो चार वॉच करते हैं. कुछ लोग जैसे मान लो दिमाग में रखा है कौन कौन ऐसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, वो कभी शुरू भी नहीं सोचते. मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यदि मैं कहती थी कि उनकी अपनी, जैसे कह सकते पूरा जो बैकग्राउंड था चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, चूँकि वे सही माने में वो उस समय भी उनको लगा था कि मुझे अब भेज रहे हैं, पहले मुझे वहाँ से हटाया और मुझे यहाँ भेजा, बट वो उनको जो काम मिला उन्होंने कहा चलिए मैं करूँगा. यदि आपको कहा भाई आप ये बीट नहीं करेंगे, आप जाके अमेरिका काम करेंगी, तो आप अमेरिका में करके दिखा देंगे. व्हाट ही डिड कि उन्होंने अपने ढंग से पहले भी अपना नेटवर्क था. प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उनके कंप्यूटर में 5 लाख नाम थे अपने. क्या मतलब? अपने पास 5 लाख जो कॉन्टेक्ट हैं, हाँ, वो अपने कंप्यूटर में थे. अच्छा. ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ. हाँ. फिर ताकि पार्टी में जब बात हुई कि भाई सपोर्ट हमें तो ज़रूरत पड़ेगी अलायंस की, ये वो, अब मैं पूरी डिटेल नहीं बोलूँगा अभी. हाँ. जो मुझे मालूम है, जो उन्हीं में से एक ने, नॉट मोदी जी, बल्कि जो मोदी के, जिनको कहना चाहिए कि खुद भी कंटेंडर थे जी, उन्होंने मुझे बात बताई जी कि मीटिंग में कहा गया, जो 5 लोगों की मीटिंग में, कि 5 लाख नाम तो मेरे पास है, आप कोई सपोर्ट करे ना करे मैं जिता के लाऊंगा. ये कॉन्फिडेंस होना, यानी सिंस 2011 उनके दिमाग में था कि आगे मुझे दिल्ली में जाके क्या करना है, इफ़ आई कम इन. ये नहीं जरूरी था कि बनाएंगे मुझे. सो आई थिंक इस तरह की स्ट्रेटेजी से, जो आपने मूल सवाल पूछा, बेसिक क्वेश्चन इसके, आप यदि लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, जैसे मैं सोच भाई आप मुझे 5 साल बाद क्या करना है, आप और हम लोग तो कई बार सोचते हैं भाई आज हम जैसा भी हम पेस्ट कर सकते हैं या इस साल कर सकते हैं, अगली नौकरी देखी जाएगी. बट ये पॉलिटिकल पर्सन, ही वांट्स, जो बार बार वो विकसित भारत कहते हैं, वही अपनी पार्टी में करते रहते हैं. और इसलिए देखिए, आपने किसी ने नोटिस नहीं लिया होगा, बाद में आप सब बता रहे ना कि अमित शाह पहले उसके घर चले गए थे, नवीन के, लोगों लगा इसके घर क्यों जा रहे हैं. सो एक पूरा आइडिया लेकर के कि कितना ये यूज़ करते हैं पावर का, कौन, इसकी इमेज कैसी है. मतलब आपको हो सकता है आपका बैकग्राउंड, जब आप वो नहीं आए होंगे, जितना आपकी प्रोफाइल हो सकता है कि आपके क्लोजेस्ट या आपको भी कहीं नहीं पता होगी, वो उनके पास होगा बैकग्राउंड. एट दैट टाइम ही यूज टू कीप. मेरा रिपोर्टर गया बनारस से, उस समय वेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, बनारस से लड़ने वाले थे वो, बनारस से लखनऊ से गया था, वो ब्यूरो चीफ था. तो उन्होंने कहा कि सर मैंने लिखा था फलाना, तो उन्होंने बनारस से निकाला, कहा कि मैं जानता हूँ कि आप क्या लिखते रहे हैं. सो ही वॉज सो अपडेट अबाउट, दैट्स व्हाई ही डोंट नीड द मीडिया पर्सन ऑल्सो, या कोई सलाह वही बहुत कुछ लोगों से अपना करके ही डिसाइड, एंड देन ही से कि ठीक है. इसलिए नोबडी कैन टेल कि वो क्या करने वाले. फाइनली वही मान लो मिलना भी, मुझे किताब करना है, सो प्राइम मिनिस्टर ओके, मुझे मालूम है कि मैं, इसीलिए मैं किसी को, एक आध बार ऐसा हुआ कि जो उनके किसी पहले किसी का उससे मिले,
मैं गया, पता नहीं उन्होंने कहा मोबाइल पर रखे, तो मैंने कहा छोड़िए मैं तो नहीं मिलता, उन्हें पीएम से नहीं मिलना था। सो मैं कह यदि मुझे मालूम है कि उनको जब बात पहुँचनी है पहुँच जाए, काफ़ी ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मालूम होगा। तो ही डिसाइड वेरी माइन्यूटली एंड दैट्स वाई द प्रेसिडेंट बने। अब ये थी कि क्या रिजल्ट देंगे, कितना करेंगे, ये उन पर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये उनकी एक अपनी टीम, जैसे लोग धर्मेंद्र प्रधान का नाम या मनोहर लाल, मैं भी कुछ मानता था कि हो सकता है कि मनोहर लाल हो सकते हैं, यदि एक चांस सीनियर में बिकॉज दे वेर वर्किंग टुगेदर इन हरियाणा, बहुत ज़्यादा और उनकी इमेज ईमानदारी की थी। सब कुछ घर मनोहर लाल ने दान कर दिया है। मैंने आई हैव सीन ए फर्स्ट लीडर लाइक दिस जो चीफ मिनिस्टर रहा हो कि सब कुछ दे दे। तो मुझे लगा था ईमानदार, लेकिन हो सकता है उनको ज़रूरत है कि मिनिस्ट्री में ऐसे आदमी रहना चाहिए, वो ज़्यादा काम जरूर जिनके दस्तखत से काम होगा। प्रेसिडेंट में दस्तखत करने की ज़रूरत नहीं सरकार में। सो आई थिंक कि और हो सकता है 2 और 4 कैंडिडेट भी हों, बट फडणवीस पर भी मैं एग्री नहीं करता। जब लोग सब उनका नाम ले रहे थे तब भी मैं लोगों से कहता था कि मैं नहीं मानता, डायनामिक होना जरूरी नहीं है ना। फडणवीस इज अ पोस्ट मोदी लीडर, अगर आप उसको उस तरह से देखें। आई कांट प्रिडिक्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द पार्टी इन सच ए सिचुएशन। गडकरी जी थे ना जी, महाराष्ट्र से, तो गडकरी जी कंटेंडर प्राइम मिनिस्टरशिप के ही थे, और इसलिए चीफ मिनिस्टर बनते समय भी पहले वो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा नहीं खुश थे फडणवीस से भी जी, क्योंकि गडकरी बन रहे थे जो मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि कई जगह सेकंड लाइन भी चलती रहती है। शिवराज जी प्रेसिडेंट बनेंगे, और मैं जानता था शिवराज जी का पूरा बैकग्राउंड जब वो यूथ मोर्चा में थे, मैंने अपने इनके मोर्चा में। सो मुझे मालूम था कि इनको नहीं बनाएंगे, कतई नहीं बनाएंगे प्रेसिडेंट। मतलब मालूम था, मतलब इसके जरूरी कि मोदी से पूछें। मेरा कहना है कि जर्नलिज्म में ये जरूरी नहीं है आप यदि किसी से पूछे कॉमन सेंस, आप अपनी कॉमन सेंस नहीं, आप यदि आपके पास बैकग्राउंड हो उनका माइंड, आप लगातार लोगों को समझते रहे हो, तो काफ़ी हद तक हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में कई नाम होते थे, किसको बनाएंगी जी, वो कहेगी ना, स्लिप जाती थी, फ़ोन जाता था खाली ये बनने वाला है। बल्कि तब तो एक बार चुनाव भी होता था कि शुभानु सिंह सोलंकी आफ्टर विद्याचंद्र शुक्ला वांटेड हिम, बट यहाँ से संजय चुकी चाहते थे अर्जुन सिंह का नाम, तो अर्जुन सिंह का नाम लास्ट में भेज दिया। आपकी किताब में मोदी जी की एक जो भाषण रही थी टॉकिंग अबाउट व्हाट विल हैपन इन 2047, उसका भी एक रेफरेंस है जी। एंड उसके साथ आपने जोड़ा है कि क्या चर्चा चली ऑन दिस 75 इयर्स की जो एक एज लिमिट की चर्चा चली, उसमें आरएसएस मोहन भगवत जी के भी जो कुछ भाषण थे उन्होंने भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया, पास्ट प्रेसिडेंट ने भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया, एंड द बीजेपी हैड टू एक्चुअली कम ऑन रिकॉर्ड, अमित शाह हैड टू कम ऑन रिकॉर्ड टू से कि दिस डज नॉट अप्लाई टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो इसकी क्या कहानी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो पहले भी, चूँकि जैसा उन्होंने बाद में भागवत ने भी कहा ना कि मैंने हंस के एक रेफरेंस दिया था कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, बोला ये देखिए संगठन दोनों अपने अपने हैं, बीजेपी का अपना है, ये सब मैं भी मानता, आज भी उनकी अलग संगठन है। हाँ, मैंने बिल्कुल, बीजेपी अब भाई आपको एक काम दे दिया, जैसे मैंने कहा ना भाई, हमने मार्केटिंग आपको दे दिया, चाहे वो मेरा भाई होगा तो मार्केटिंग वही देख रहा है, बहस करने वाले गिरीश अग्रवाल देख रहे हैं। सो आमतौर पर रोज डे टू डे नहीं कुछ करते। सो व्हाट आई फील कि आरएसएस का भी एक ऐसा वर्ग था जिनको लगा, जबकि मैंने आपको कहा ना कि मेरी नर्मदा पर किताब पे प्राइम मिनिस्टर का फॉरवर्ड हो, उसके बाद भी ऑर्गेनाइजर कहेगा कि साहब नहीं, ये तो हमारे आदमी नहीं है, इनकी किताब का रिव्यू कैसे छापेंगे हम। देयर ए डिवीजन इन, जो संगठन में भी लोग होते हैं, डिफर सब करते हैं ना एक दूसरे से, तो उसमें कई लोग लगता था कि नहीं हमारी जितना हम चाहते नहीं हो रहा है। जैसे वाजपेयी के समय में क्या था भाई, अशोक सिंघल तो एब्यूजिंग, मैंने अंदर की मीटिंग में बहुत क्रिटिकल होते थे वाजपेयी जी के। सो उनको भी खुश लिहाज से कि भाई यदि चाहे तो आदमी अपने को खुद रिटायर होना चाहेंगे तो हो ही जाएंगे। तो एक कन्फ्यूज, उन लोगों को भी संतुष्ट रख रहा है कि नहीं देखो हम प्रेशर अपना बनाए हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि शुरू में उन्होंने कुछ चीज़, मान लो आपका एजुकेशन और कल्चर में इंटरेस्ट है, सो जो मैं मैंने कहा ना उनको, मुझे मोदी जी ने कोई ब्रीफ नहीं किया फ्रेंकली स्पीकिंग, इस किताब पर भी मैंने कभी उनसे कोई बात नहीं किया। लेकिन मुझे मालूम है ना कि यदि सुदर्शन जी उनका रज्जू भैया का मालूम था, या उस समय से जो भी इनके बने, भागवत जी से भी कोई मेरी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन मुझे मालूम है कि होता क्या है कि उन लोगों ने एक अपना बना रखा है। तो उन लोगों को खुश, और कई आरएसएस के ऐसे लोग जानता हूँ जो बहुत चीज़ों नाराज़ हैं, मंत्रियों से नाराज़ हैं, लेकिन उनके यदि जो आवश्यक जो पॉलिसी वाले काम हैं, शिक्षा नीति में क्या होना है और सरस्वती उसके लिए क्या होना है, आरएसएस बीजेपी के ऑफिस जितने अच्छे बन गए, कांग्रेस पार्टी तो ऑफिस अब जाके खुला। तो आफ्टर जो चाहते थे संगठन के लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं, जो आइडियोलॉजिकली जो कमिटमेंट है, मंदिर है, काशी है, मथुरा है, हमारे कैलाश पर्वत है, वो यदि पूरा हो रहा है तो उसको उनको ध्यान में रख करके कि जो डिसिडेंट है अंदर भी, उनको लगे कि भाई ठीक है। लेकिन 2024 में जब जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस से बोला कि हम
तो बीजेपी आरएसएस के बिना भी अब, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, पर एक समराइज्ड क्लेम ये था कि आरएसएस के बिना भी बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। और 2024 में जिस तरह से मेजॉरिटी मार्क के बिलो बीजेपी आई, उससे बहुत लोग मानते हैं कि आरएसएस ने याद दिलाया कि हमारे बिना आप कंप्लीट नहीं, हमारे बिना जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते। उस टाइम से अब तक, एंड देन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू द आरएसएस हेडक्वार्टर्स व्हिच यू आल्सो राइट अबाउट इन योर बुक, कैसे देखते हैं आप इस रिश्ते को? देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि उम्र का कोई ऐसा उनको नहीं कभी कहा गया, खुद सामने की देखिएगा, आप सोचिए, मतलब ये बात कभी थी ही नहीं, कभी बात थी नहीं, कभी आमने सामने बैठ के भागवत में उन्होंने बात नहीं की होगी। ठीक है, मन में अपने आप के कोई सोचे कि भाई देखो मैं तंग आ गया हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, वो अलग बात है। इसी तरह से इस पे भी क्या आपने पूछा, मैं इस पे चला कि रिलेशनशिप बिटवीन आरएसएस एंड बीजेपी जो 24 में टेंशन हुई थी जी जेपी नड्डा के बयान को लेके, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि उनमें भी जो लोग ऐसे एम्बिशियस थे या जिनको कष्ट था, कुछ उन्होंने, और इनके कहने से भी मतलब ये था कि आरएसएस भी कहता है भाई अब तो आपको हमने जितना करना था, या इन्होंने भी जितना 10 साल करना था कर दिया। अब ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ जो कहोगे वही होगा, मतलब अब इसको अपॉइंट कर दीजिए, इसको बहुत क्रिटिकल हुआ ना, मीडिया ऑल्सो वेरी क्रिटिकल, हर जगह आरएसएस के लोग बिठा दिए। तो शुरू में हुआ कि ठीक है, आपको 50 साल से कांग्रेस ने अपने लोग रखे थे, जेएनयू में रखा, जेएनयू में तो फिर भी प्रोफेशनल था, लेकिन दूसरे कई जगह पर ऐसा हुआ। मैं भी जानता हूँ बैंकों के डायरेक्टर्स ऐसे बन जाते थे जिनका कोई बिल्कुल जिला कांग्रेस का आदमी है, उसको बैंकों का डायरेक्टर हो गए, बड़े बड़े बैंकों का फाइनेंस के लिए। तो ऐसा है कि उसको न करके, और इन्होंने इसलिए इनके, आप ये आश्चर्य करेंगे, बैंकों में आज भी बहुत सारे लोग खाली पड़ी हुई है, कितनी जगह खाली पड़ी है। कुछ आरएसएस के लोग रखे गए, मैं फिर नाम नहीं लूँगा, यदि ठीक से काम नहीं किया कुछ भी, लेकिन वहाँ पे दूसरा रखा ही नहीं। यदि आरएसएस वाले ने कोई गड़बड़ की तो उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फंड, मैंने फंड चाहे लैप्स हो जाए, खर्च ही नहीं होने दिया। दिस काइंड ऑफ कंट्रोल डन बाय इन्होंने। इसीलिए ये कहना है कि ठीक है अब संगठन, आप बीजेपी अपने बल पर लड़े, ये कहना भी कुछ बगैर मोदी के पूछे तो नहीं किया होगा, ये मैं जो समझता हूँ। उस कहने का उससे नुकसान हुआ ये नहीं मानता। आरएसएस के जो ऊपर से हाईकमांड से ये नहीं था कि भाई इसको इस बार सबक सिखाना है। जो रीजनल लेवल पर लोग थे कि भाई राकेश सिन्हा को टिकट नहीं मिलना चाहिए, दे फुट डाउन कि ठीक है इसको नहीं मिले तो हम भी, तो हमारी तरफ से भी नहीं मिला, क्योंकि वो उस राकेश सिन्हा से कह रहे हैं कि कोई सेंट्रलाइज पुशबैक नहीं था फ्रॉम आरएसएस, लेकिन एक जो होता है रैंक्स में था। और दूसरा कुछ जगह पर, इसको कोई उसे बुरा लगेगा, सही बात यह है कि यूपी में भी अंदर से जितना सपोर्ट करना चाहिए था, बिकॉज योगी आदित्यनाथ वाज आल्सो वेरी एम्बिशियस, उनके या जिस ढंग से, चाहे मैं तो आज भी मानता हूँ कि यदि अमेठी में बिहार हुई तो उसके पीछे पहले से होना, मतलब आप सेबोटेज ऐसे नहीं होता ना। देखिए मैं कवर कर रहा हूँ 71 से, क्या होता है, मैं ये नहीं कहूँ ना कि बरखा आप देख लीजिएगा, आना चाहते हैं प्रोग्राम में आइएगा, नहीं आइए कोई बात नहीं, यू गेट द सिग्नल ना कि नहीं जाएंगे यार कोई बात ही नहीं ना, बाद में तो मिलने ही वाले हम। सो आप इतना ही सेबोटेज होता है। आप ये नहीं कहते कि बरखा आप जाइएगा मत, बिल्कुल प्रोग्राम में मैं रहूँगा। क्या हुआ यूपी में अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक कि लोगों ने अपने ढंग से उनका उतना सपोर्ट नहीं किया। किसको? योगी को? नहीं, कि मोदी को सपोर्ट नहीं किया। इन वन चैनल आई कैन, आप उसका रिकॉर्ड कोई निकाल सकता है, अभी मैं कहूँगा समबडी के जब रिजल्ट आ रहे थे, मीडिया न्यूज़ में था, न्यूज़ एक्स और उसके बीच में, तो मैंने हुआ ये कि एक कोई गेस्ट आया हुआ, तो गेस्ट मतलब जो सपोर्टर था योगी, ही सेड कि अरे ये तो हारना ही था ना, ये तो मोदी की वजह से, अब तो योगी के बिना तो होगा ही नहीं। रिजल्ट के 1:30 बजे आई वॉज वेरी फ्यूरियस, मतलब बिकॉज मैं उसके साथ जुड़ा हुआ भी था उस समय। तो मैंने कहा भाई व्हाट इज दिस, कौन यहाँ बैठ किसको बुलाया हुआ है, मैं नहीं जा रहा, मैं उठ के चला गया वहाँ से, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बोलना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एक टेंशन थी 2024 मुझसे लोग आए इसी के बाहर पूछते थे उनके लोग तो आप कि क्या है ये मोदी हट करके योगी कब बनेंगे, आप बताइए ना मुझे। तो आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की एक अपनी जो एम्बिशन थी, या उस तरह के जो ऐसा आदमी चाहते हो, मतलब मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा कि वोट मत करो या हमारी पार्टी हरा दो। आई एम नॉट, मैं बात समझने के लिए पूछ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं क्योंकि ये तो काफी पब्लिक डोमेन में भी आया था कि कुछ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ तनाव था टिकट्स, लेकिन नुकसान तो नहीं करेगा ना कोई पार्टी के लिए। तो आप कह रहे हैं चाहे जान के नुकसान नहीं किया हो, लेकिन जो एक फुल हार्टेड इन्वॉल्वमेंट रहती है कैंपेन में, योगी आदित्यनाथ कैंपेन से पहले भी, अगेन आई एम सेइंग, हाँ, कैंपेन से पहले यदि आपने कोई रिकमेंड मुझे किया कि भाई अरुण जी ये आर्टिकल्स आप छाप दीजिएगा, मैं नहीं उसको इग्नोर कर दूँ, अरे मैं देखा नहीं, टाल दिया। जो काम ऐसे ज़रूरी होने थे, कई चीज़ों को नहीं चलने देना जी। अच्छा ये है कि डे टू डे प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं कहेंगे, लोग कहते हैं फिर चलाता है, जहाँ बहुत ज़रूरी होगा वो कहेंगे,
जैसे मैंने कहा ना, कोई आपको चेयरमैन ये नहीं कहता रोज कभी भी आप जहाँ काम किए होंगे, मैंने काम किया, डे टू डे आप नहीं कहते ना, आप देख लीजिएगा आप, मैंने बिकॉज मैं वर्क उसी सिस्टम में मैं अपने को इसी साथ जोड़ रहा हूँ। तो क्या हुआ यूपी में, अगर आपको डिकोड करना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि बीजेपी के अपने लोगों की कमजोरी की वजह से ज़्यादा हारे, नॉट बिकॉज ऑफ द अदर। ये ठीक है, मुलायम उन्होंने भी अपना किया, इट्स नॉट ए विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस, जितनी जो वहाँ पर जो भी उनका या रहा, ठीक है, अखिलेश ने अपना चूँकि अपने ढंग से काम किया ही था, लेकिन इनकी अपनी कमजोरी जो रही, इसलिए बाद में फिर समझ में आया कि भाई ये तो बड़ा ठीक नहीं है। देन ये सचमुच पे उस समय ओवर कॉन्फिडेंस भी था नड्डा का, ये मैं मान रहा हूँ। जेपी नड्डा ने जो बोला था वो पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए था, यदि बात भी है, मैं उनके इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा तब भी मानना था कि भाई ये बोलना, आप अपने खुद ही कह रहे हैं कि हमें नहीं जरूरत है, आप हमें कोई सपोर्ट करे, आप यदि एनआरआई भी सपोर्ट करता है बिहार के चुनाव तो में, जो इनकी अपनी कमजोरी थी, यू आर आल्सो इंडिकेटिंग कि एक कोई डिवाइडेड स्टेट में भी है। शिवराज मान लो वहाँ तो फिर भी हम जीते हैं, राजस्थान में है, वसुंधरा का फैक्टर था, मुझे वसुंधरा, वो लोग फ़ोन करते थे कि वसुंधरा नहीं होना चाहिए, फिर वही लोग कभी बाद में कहने लगे वसुंधरा होना चाहिए। मैंने आई एम टॉकिंग RSS पीपल, आई एम नॉट अगेन नेमिंग, very close in Rajasthan. So there were divisions within the larger Sangh Parivar. What is used to be in a Congress party also. When you become a larger party, then certainly you have to. In family also it differs. अब आपने अमेठी की बात की, आपने कहा स्मृति ईरानी की, आपने डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन मैं उस पर फॉलो अप पूछ रही हूँ। आपने कहा कि आपको अभी भी लगता है कि जो अमेठी में हुआ वो किसी लीजिए वो किसी हद तक जान के हुआ, प्लान से हुआ। So are you saying there was a plan? Okay, what do you think? misquoting होगा यदि मैं कहूँ कि ठीक है, आप अपने वर्ड्स में बताइए। मेरा ये कहना है कि जितना इनको क्या था कि सामने वाला इतना मजबूत तो है ही नहीं। जैसे मुझे लगता है ना कि भाई मैं तो निपट ही लूँगा, मैं अपनी कंपनी खड़ा कर लूँगा, है यदि उसी तरह से स्मृति ईरानी का भी ओवर कॉन्फिडेंस था एंड सम एक्सटेंट, थोड़ा सा उनमें जैसे होता है कई बार हमें भी कॉन्फिडेंस होता है तो हम कहीं नहीं सुनेंगे, हम किसी की भी कॉपी फेंक देंगे। तो दो एक्सट्रीम था कि स्मृति ईरानी जी का भी था कि उन्होंने यूँ तो ज़मीनी काम किया, घर ले गए, लोगों की मदद किया, स्कीम्स आ रही थी, बट आई थिंक जो कन्फ्रंटेशन विद कुछ चीज़ों को लेकर के जो था उससे वहाँ के लोग भी कुछ नाराज़ होते थे। ऊपर से यहाँ इमेज बना लीजिए भाई वो बहुत अच्छी हैं आपके, हमारे टीवी में बहुत कहेंगे नहीं आपको तो हम बड़ा अच्छा करते हैं। सो दोनों तरफ से जिस तरह से हुआ और ये सोचा कि ये इसको, और इसीलिए इन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया था शर्मा, वो बेचारे वो तो बिल्कुल नॉमिनल जैसे कहना चाहिए, उनका कोई ज़्यादा वहाँ नहीं था, लेकिन हाँ ग्राउंड वर्क था। तो इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो जीतते नहीं यदि इनके ही लोगों की कमजोरियाँ नहीं होती और लोगों की पब्लिक में भी नाराज़गी हो जाती है ना, भाई आपने कहा इसका तब स्कूल में फलाने का कर दीजिएगा, आपने कहा बच्चे को ये सब काम तो फलाना ही देखेगा। एज MP एंड शी वॉज वेरी पावरफुल, इसीलिए मिनिस्ट्री भी उनकी 2-3 बार बदली। मैंने आई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर ऑल्सो कि अच्छा डायनामिक लीडर रहे हैं, वो आज भी है, फिर से आ सकती है एक्टिव होकर के। बट हो सकता है कि कई बार खुद ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जो नुकसान हुआ 2024 में, बाद में इन्होंने उसको इसीलिए ऑपरेशन जो आपने पूछा कि क्यों किया, कि सोचा कि सब जगह हमारा ऐसा जो भी पेचेस है उसको करके भाई, जैसे मोहन यादव मेरा मानना था कि मैं उसी शहर का हूँ, मैं साल भर से कह रहा था कि ही इज़ द कंटेंडर, लेकिन कोई नहीं माना, पब्लिकली नहीं बोल रहा। मैं हर एक को मैं नहीं कहूँगा ना, मैं कोई शिवराज जी से भी मेरे साथ बहुत ठीक था, मैं कोई उनसे झगड़ा तब भी नहीं था और न मेरे कोई उनसे कोई का भी काम था। तो मेरा मानना है कि कुछ चीज़ों में मोतीलाल वोरा का, जैसे अभी आपने पूछा कैसे सरप्राइज नाम आता है, मैं तब से उसको फॉलो कर रहा हूँ। सिंधिया जी के घर में, माधव सिंधिया तो अब नहीं है, नहीं तो आप उनको कन्फर्म कर देते, सोनिया गांधी के यहाँ वीडियो दिखाया गया था कि भाई देखिए ये अर्जुन सिंह देश का नेता कैसा हो, अर्जुन सिंह जैसा हो। दैट्स वाई दे चेंज इन माधव सिंधिया के लिए। अमर सिंह ने भी बताया था ना आपको, और लोगों ने बताया होगा कि लगभग था कि इनको बनाएंगे, लेकिन बाद में लगा कि नहीं एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो मोतीलाल वोरा को फिर लास्ट मिनट भेजा गया। तो इसी तरह से पार्टी में भी कहीं अलग अलग, दोनों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि कांग्रेस के कुछ अच्छाई भी हो सकती है, कुछ कमियाँ हो सकती हैं। बड़ी पार्टी होने के बाद जी वही फार्मूला अपनाते हैं। तो अब 2024 से हम 2026 में आ गए हैं जी। कैसे देखते हैं आप आज के जो इंटरनल डायनामिक्स है? 2 सवाल पूछूंगी, एक बीजेपी और RSS के बीच में क्या रिश्ता, वो आप अपनी किताब में भी लिखते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि एट ए लेवल ऑफ आइडियोलॉजी जो RSS को चाहिए था काफी हद तक आई थिंक दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। तो आपको नहीं लगता कि RSS विल रॉक द बोट? एक तो वो, दूसरा विद इन द बीजेपी क्या डायनामिक्स है? आज आप योगी आदित्यनाथ की प्रोफाइल को देखें, देवेंद्र फडणवीस की प्रोफाइल को देखें, तो क्या नजर आता है? जैसे बार बार सवाल आता है आफ्टर मोदी हु, पहले आपकी किताब में है कि ये सवाल अभी बहुत अर्ली है, ये सवाल का अभी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो ये इंटरनल डायनामिक्स को आप किस रूप से देखते हैं? देखिए मेरी किताब थी 93 में, आई वॉज वर्किंग हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, हिंदुस्तान नेट।
राव के बाद कौन? हाँ, सो आई ऑलवेज से कि ये सबसे अच्छा सवाल है कि राव के बाद कौन, या मनमोहन सिंह के बाद कौन तो तय था, राहुल गांधी, वो तो बीच में बन जाते यदि बनना था तो इसी तरह से इनके मामले में मोदी जी भी बनेंगे ऐसा बहुत ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करता था। जब मैंने कहा कुछ समझ रहे हो वो खुद, या जैसे हम जैसे लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये भी एक कंटेंडर हो सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ अडवाणी नोबडी वाज थिंकिंग दैट मोदी विल इमर्ज, सुषमा स्वराज इज नॉट इमर्ज। सो अभी ये कहना ये ठीक है कि योगी आदित्यनाथ एम्बिशियस है, हिंदू आइडियोलॉजी के हिसाब से सूट करता है। अब लास्ट में वो देश भर में उनको कितना सपोर्ट मिलता है, क्या ऐसा जो मोदी ला सकते थे जी, उस पर मुझे डाउट है। या फडणवीस भी वैसा अभी उनका नेटवर्क है क्या, ये मुझे उनसे, क्योंकि दोनों से मैं आज तक कोई मेरी बात नहीं हुई। एक मोदी जी के जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि मोदी हैज नॉट अलाउड अ सेकंड नेशनल लीडरशिप टू इमर्ज, जो बीजेपी के अपने कोई एक ज़माने में दिग्गज नेता माने जाते थे, शिवराज, वसुंधरा, वो अब कहीं दे आर नॉट हाई प्रोफाइल इन द सेम वे। डू यू थिंक दिस क्रिटिसिज्म इज फेयर? क्योंकि आफ्टर मोदी बीजेपी डज हैव अ प्रॉब्लम कि कोई पैन इंडिया फेस ऐसे नजर नहीं आता है। आप देखिए मनमोहन सिंह को कितने लोग एक्सेप्ट करते थे, नहीं, जवाब दीजिए। एंड येट ही वन अगेन इन 2009। इवन नरसिंह राव, रिमेंबर नरसिंह राव को तो कहते सामान, जबकि मेरा मानना है कि वही है। अगेन आई एम टेलिंग, बिकॉज नरसिंह राव भी जब जवला लेके आए थे आंध्र प्रदेश से, तब आई वॉज फर्स्ट पर्सन हु इंटरव्यू उनका मैंने आंध्र भवन में किया था, मिला था। सो नरसिंह राव के बारे में भी लोग सोचते नहीं बनेंगे, बट ही वॉज कंटेंडर। जैसे उनके से मैंने कहा राव की बात कर, इसमें ये सही है कि अभी से ये कहना कि ये जो सोच रहा है वो बनेगा, ये मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ। उस समय स्थिति से कौन अपने को ये पुश करके उसका एक ऐसे देश भर में, जैसे मैं अभी भी डिफर करता हूँ कि ये ठीक है कि नाम है भाई आलोक मेहता के नाम पर बिक जाएगा चीज़, मेरा ऐसा मानना गलतफहमी नहीं होना चाहिए। तो ये है कि उस नाम पर मुझे तमिलनाडु में तो मुझे नहीं वोट, मैंने मेरी नहीं पढ़ा जाएगा ना उतना, केरल में नहीं पढ़ा जाएगा ना, यदि बिहार में पढ़ा जाएगा सबसे ज़्यादा, मैं बिहार का नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में मुझे आज भी लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, कौन है मध्य प्रदेश के लोग, नेता लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं हो सकता है, तो इसलिए लोग ये सोचते हैं अपने बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ को, मैं छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, रमन सिंह लॉस्ट, एट दैट टाइम आई वाज कन्विंस कि रमन सिंह जीत रहा है, लेकिन रमन सिंह को हराने वाले जो लोग थे आज भी पावरफुल कई रहे हैं, वो वैसे वो बने नहीं चीफ मिनिस्टर, लेकिन उस समय वो सेंट्रल हॉल में बैठ कर के जितना कंडेम करते थे रमन सिंह को, जो कांग्रेस वाला नहीं करता था। सो द प्रॉब्लम वाज दैट, तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर क्यों नहीं मिला उस समय वोट वहाँ पर, वहाँ क्यों हारे हम? तो योगी आदित्यनाथ मतलब किसी का भी, फडणवीस कहीं जाए तो अभी उनकी वो लार्जर जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं है, यदि वो पार्टी या वो समझे ये ठीक है भाई बिल्कुल हिंदू राष्ट्र हो गया और कर ले, मैंने कहा ना, इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ, कल वो चीफ मिनिस्टर बन गए, आई स्टिल डिफर। मैं कल भी एक वीडियो किया, उसमें मेरा कहना है कि साधु संतों को चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहिए? कंट्री लाइक इंडिया वी डोंट नीड ए पोप फॉर ए प्राइम मिनिस्टरशिप। मे बी आइडियोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी वॉज वर्किंग एज ए वर्कर, ही वॉज नॉट ए पोप, ही वॉज नॉट ए पुजारी। That's right. एंड इवन दी, यदि आप पुराना पढ़े हैं तो आरएसएस चीफ उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ मंदिर है आरएसएस के मुख्यालय में, लेकिन मैं रोज़ थोड़ी वहाँ जाता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी। मेरे घर में पीछे मंदिर बना हुआ है, मेरी पत्नी यदि करती होंगी, मैं नहीं करता, डजंट मीन कि मैं कोई रेस्पेक्ट नहीं करता हूँ या मैं किसी संस्कार के खिलाफ हूँ, या मैं डिफर करता हूँ, मैं जाऊँगा मंदिर, लेकिन मेरे पिताजी आर्य समाज ही रहे, मैं आर्य समाज के हिसाब से मानता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं मानता। तो घर में भी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। तो मोदी बेसिकली, लेकिन मैंने अपने संस्कार नहीं छोड़ूंगा ना जी, मैं मंदिर नहीं जाऊँ, मैं संस्कार नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही मेरा ऐसा मानना है कि जो बनेगा वो यदि उसके एक लार्जर एक्सपेक्टेंस होगी, तब आरएसएस भी समझती है। मोदी ने जब कहा कि मैं भी, मेरा एक ऐसा है काम भी है, आइडियोलॉजिकल भी, ही वॉज क्लीन इमेज है, ये भी रहा कि कोई पर्सनल अटैक, देखिए आज तक एक किताब में भी जिक्र है मेरा, लोग कहते हैं आप क्यों इतनी तारीफ, मेरा कहना है कि मैंने इतने पॉलिटिशियन देखे, पर्सनल नहीं होना। अब जितने लोग पार्टी के लिए तो करोड़ों रुपए आया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं आता है, बट आप पर नहीं आया। चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक एलिगेशन कोई प्रूव नहीं हो सका। मैं ऐसा जर्नलिस्ट रहा हूँ जो बहुत क्रिटिकल रहा, वाजपेयी के लिए, अडवाणी सबके लिए भी, या मनमोहन सिंह के लिए, तो इतना में कई चीज़ें 2G सब छापा हमने। तो मेरा ये कहना है कि इस दृष्टि से ये सोचना कि आगे का फ्यूचर क्या होगा, अभी ये ठीक है ग्रूम, अच्छा, लेकिन ये मेरा कहना गलत है कि आप जो कह रहे हैं, फडणवीस को जब लाए थे तो लोग सोचते थे नगर निगम के आदमी को बना दिया। फडणवीस है जो पोटेंशियल है, हो सकता है कि वो यदि अब आगे अपना सब जगह भेजते भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स को भेजते हैं जी, तो उनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये नहीं, वो बढ़ने दे रहे हैं, बट उस तरह का ना हो कि वो इस तरह का ग्रूम करके एक कन्फ्रंटेशन जैसी स्थिति हो, मैंने वो शरद पवार बन जाए जो मिसेस गांधी के लिए प्रॉब्लम किया था,
That you अर्जुन don't सिंह बन see जाए। happening. That आप कहते हैं और आपकी किताब में देयर आर नंबर ऑफ पीपल Yes. जो इनके दिमाग में भी होंगे, आरएसएस के दिमाग में भी हैं, जो एक अगला विकल्प बन सकते हैं। पर सबसे दे आर नॉट इन हरी। नहीं, सबसे जरूरी बात आलोक जी ये है, जैसे हम अपनी किताब में लिखते हैं कि कोई ये सवाल अभी भी प्रेमेच्योर है, बिकॉज इफ वी लुक एट 2029 जी then as far as you're concerned there is no age limit on Modi's politics, and so most likely it is going to be Prime Minister Modi who will be once again BJP का चेहरा। यस या सर्टेनली आई थिंक कि अभी वो रह सकते हैं यदि वो खुद डिसाइड करें कि आज मैं इसका चेहरा, जैसे मान लीजिए अडवाणी जब थे और उनको डिक्लेयर कर दिया कि भाई मोदी कैंपेन करेंगे जी या तो मोदी 29 में कहें कि आगे आने वाला ये होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहले कहेंगे। जी यदि हेल्थ भगवान करे सबका भी अच्छा रहनी चाहिए, सभी की, और अडवाणी जी आज भी हैं जी तो मेरा ये मानना है कि ये हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी कोई दूसरा ऐसा कंटेंडर मुझे नहीं दिखता जिसका ऑल इंडिया ऐसा ही प्रभाव हो। पार्टी में हो सकता है, पार्टी में धर्म प्रधान हैं, दूसरे लोग हैं जिन्होंने किया है, जैसे भूपेंद्र यादव का नाम भी पार्टी के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझे आज भी मालूम है कि भूपेंद्र यादव का कई स्टेट्स पे उतना नहीं है ना, वो खाली यादव होने से नहीं है। देखिए किसी का भी जी ये मान करके चला जाए कि मतलब मोहन यादव पे उनकी निगाह थी कि इसको ही बन सकता है, तो उसको बढ़ने भी दिया क्या, जिन लोगों ने सपोर्ट किया था वो लोग भी बल्कि पीछे हो गए, कैलाश विजयवर्गीय के आदमी थे एक समय में। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो 29 है तब तक तो लीडरशिप रहेगी, इसीलिए जो इतने सारे स्टेप जो 2-4 1-2 और कोई कर सके, वो जो सबसे बड़ा जरूरी, मैं किताब में भी जिक्र करता हूँ, लीगल रिफॉर्म, यदि और कुछ आगे न्याय संहिता बनाई या समान नागरिक संहिता, एक एजेंडा जो बीजेपी का बाकी है, या एक इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन उसको बने स्टेज बाय क्या हो, तो 2-3 ऐसे स्टेप हैं जो 29 से पहले वो कितना कर सकते हैं, सपोर्टिंग विथ अदर एनडीए पार्टनर्स। ये बड़े चैलेंज है जो दूसरा अभी, इसलिए उनके बीच में हटने का कोई सवाल नहीं है, और 29 में फिर वो कह सकते हैं मैंने इतना कर दिया, आगे इसको बढ़ाओ। मैं एंड में आपसे चैलेंजेस के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपकी किताब में भी यू राइट अबाउट द चैलेंजेस टू द आरएसएस, बट मैं चैलेंजेस टू द बीजेपी से भी थोड़ा सा शुरू करना चाहती हूँ। 2 चैलेंजेस मुझे नजर आते हैं। एक तो जो पूरी दुनिया झेल रही है, द ट्रम्प फैक्टर, दैट इज नॉट यूनिक टू इंडिया, कि आप इतने वॉलेटाइल टाइम में आप अपना कैसा रिस्पॉन्स, अपनी कैसी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन विच नोबडी कुड हैव प्लान्ड फॉर। दूसरा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को लेकर, जैसे हम जिस टाइम पे बात कर रहे हैं, नोएडा विच इज़ पार्ट ऑफ द एनसीआर, दिल्ली से बहुत ही 20 मिनट की दूरी पे एक इंजीनियर एक ओपन स्वैम्प में गिर के मर जाता है, 90 मिनट्स तक उसको कोई बचा नहीं पाता, वो फ़ोन करता रहता है। पुलिस जब प्रदेश की वहाँ पे एसडीआरएफ पहुँचती है तो वो कहती है हमें तैरना नहीं आता इसलिए हम इसमें कूद नहीं सकते। वो लोग वहाँ दिखाते हैं कि हम चिट्ठियाँ लिख रहे थे अपने एमपी को कि भाई इसको बंद करिए बंद करिए, कोई नहीं बंद करता। 31 दिसंबर को वहाँ एक ट्रक गिरी होती है, अगर तभी कुछ कर लेते तो दिस मैन युवराज कुड हैव बीन अलाइव टुडे। तो ये जो अर्बन गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, इसमें बीजेपी वोटर, इनके खुद के वोटर भी नाराज रहते हैं। ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन, दीज इश्यूज ऑफ अर्बन गवर्नेंस, क्या आपको लगता है ये सबसे बड़ा एक तरह से चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए? देखिए बीजेपी की जरूरत है रीजनल लेवल पर, यही जो आपने कहा, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन सब स्टेट पे यही है कि ऊपर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं ये मानता हूँ, जैसे अमेरिका वाला चैलेंज तो है ही, वो उसको हम और आप कुछ भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते। Correct. उसमें जो भी कंडीशन में, जैसे इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज से, मैं इसलिए थोड़ा सा आखिरी में जो पॉइंट पर है जी, मैंने कल भी ट्वीट परसों किया, मुस्लिम कंट्री का लोग 3 घंटे के लिए चाहे आते हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज यू नोन मोदी पूरा साइलेंटली, तो माइनॉरिटीज़ के लिए उसके बाद भी सपोर्ट ले रहे हैं ना, इकोनॉमी के लिए उनसे सपोर्ट चाहिए। तो ये चुनौतियाँ इसलिए कि उन लोगों को बार बार वो कहते हैं मीटिंग में भी, आप बताइए ना, आप यही कहें ना भाई रिपोर्टर जाना चाहिए फील्ड में, हम और आप रिपोर्टर रहें, जो नहीं काम हो रहा है। ये मैंने मोदी से जब मुलाकात होती है, जब भी हुई है, तो मैं यही उनके मुँह पर भी बात कहने में, चूँकि हम कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, या सामने अभी भी पब्लिकली बोलते हैं हम, और आप टीवी पर भी मैं बोलूँगा तो कोई गलत बात नहीं, कि भाई उनको काम करना चाहिए, खाली ऊपर बैठ करके काम नहीं होगा, या ऑफिसर्स आपके जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं ठीक से कर रहे हैं। तो उनको एक अच्छी टीम, चैलेंज अभी भी यह है कि और भी लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है जो कमिटेड उस तरह के हों, जो इम्प्लीमेंट कर सकें नीचे के लेवल पर, वर्कर भी। दिल्ली में पहले जो हारे, बाद में जो हुआ ना, आरएसएस ने भी काम किया या और लोगों ने किया, डोर टू डोर जी, वो बाद में सब डोर टू डोर, दूसरे स्टेट में इसीलिए ज़्यादा जीते, यहाँ तो फिर चूँकि आम आदमी पार्टी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, खुद भी हारी। उसी तरह से जो चैलेंज यही है कि रीजनल लेवल पर भी सही लोग, एमएलए एमपीज़ काम करें।
मोदी बार बार यही कहते थे, एक हार का कारण मैं यूपी का लिए अकेला ही नहीं, और भी जगह जहाँ हारे होंगे, वो वहाँ कमजोरी पार्टी की वही रही कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया ना अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को। करेक्ट। तो ये जो नोएडा है, तो यदि महेश शर्मा यदि उस एरिया से हैं या जो नेता हैं, ये उनका काम है कि वो ज़्यादा ध्यान दें। अब मेरे को ये मिल गया, उसके बाद मैं नहीं करूँ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई भी XYZ होगा, नोएडा का जो कि आपने जिक्र किया, या दिल्ली में कोई आदमी है जो पहले रहा हो, आज उसको अपने को इम्प्लीमेंट करने को सोचना चाहिए कि इसके लिए हर तरफ PMO नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी के लिए है कि जो लोग उनके MPs MLAs हैं, जिनको मीटिंग में तो वो कहते हैं आप जाइए अपने इलाके में, लेकिन वो क्या हो गया, शुरुआत में फेज़ में जो गड़बड़ हुआ है, मैं जानता हूँ आज भी उसके लिए हमारे कि भाई आप दिखा दीजिए आपका कितना पैसा, फेसबुक नहीं पैसा, फॉलोअर्स हैं, ये है, तो वो सोचते हैं कि हमने भाई TV में हमें बरखा जी को इंटरव्यू दिया, 50 लाख लोगों ने तो देख लिया है, तो काम जमीन पे काम नहीं करना तो भाई आपको उसके बाद जब जाएगा तो कहेगा यार मैं अपने इंटरव्यू दिया होगा, आप बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, बस वोट थोड़ी देंगे। चाहे अमिताभ राजेश खन्ना दिल्ली में चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वोट मिलेगा, तो ग्लेवर से वोट नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इस तरह से जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो अंदर कितना ज़्यादा एक्टिव होके करते हैं, एक मेरा मानना ये है, और पार्टी में भी, और जो ऐसे डिफरेंसेस जहाँ पर हैं उनको भी, या जहाँ उसको ठीक करना है टाइमली, जैसे वसुंधरा का इतनी बार बोलते रहे, क्योंकि मैं कतई मानने को तैयार नहीं था कि वसुंधरा वापस आएंगी। एक बार उनका जो हो चुका है होने के बाद, या मध्य प्रदेश में मान लीजिए मोहन यादव बहुत और कांग्रेस में रहे, तो नीचे यदि ठीक से लोग नाराज होते चले गए तो उनको भी चुनाव में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि इंदौर की जो वाटर कंटामिनेशन हुई है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। नो, बिकॉज ही हिमसेल्फ बिकम इंचार्ज ऑफ एग्जैक्टली। सो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा भाई तुम इंचार्ज हो, तुम देखो क्या कर रहे हो, या ये टेंडर निकलना है तो टेंडर ही विल अप्रूव। देखिए एक चीज़ों में हायर अथॉरिटी के हाथ में सब होना चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि वही सब कुछ तय करेगा। टेंडर भी किसी का निकल रहा है 50 लाख का, तो नहीं, पर वो होता है ना कि कैप्टन ऑफ द शिप इज रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं, तो इसी लोग क्या कहते हैं, मोदी होते हैं पोल्यूशन है, बार बार मुझसे भी लोग कहते हैं भाई मोदी पोल्यूशन पे, सही है कि नीचे वो तो दिल्ली में बैठे हैं। नहीं, पर मैं वही कह रही हूँ ना कि बक स्टॉप्स विद द हेड ऑफ द टीम, वो तो होता ही, हमेशा ही होता है। एडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा ना, यदि कोई चीज हो गई गलत, कितना ही रात को 2 बजे छप गया, गलत आपने TV लगा दिया, कुछ लिख दिया, तो रिपोर्टर की गलती हो सकती है, जेल तो मैं ही जाऊंगा ना, नेचुरली कोई भी आपने रात को गलत छाप दिया आपने तो होगा। सो सेम थिंग विद द लीडरशिप। तो मुझे लगता है कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो मोदी अपने स्टेट में तो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं ब्लंडर होते थे ना जो कुछ हुए हैं, और जहाँ सबसे ज़्यादा क्लेम है यूपी हमारा सबसे अच्छा चल रहा है, 2-2 पेज के विज्ञापन, मतलब मैं मीडिया का होते कहूँगा, उसको लोग नहीं पढ़ते हैं खाली फंडिंग से, कि आप मीडिया को फंडिंग तो चाहिए सबको, लेकिन इसका मतलब है कि उससे अपनी इमेज नहीं बनेगी। इमेज वही बनेगी जब काम करेंगे। आप बताइए कितने चीफ मिनिस्टर जो है जनता दरबार लगा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ज़्यादा डिटेल। वर्कर से मेरी शिवराज जी के समय था कि वो पूरा टूर बहुत करते थे, बट लोगों से मिल नहीं पाते थे, मैंने मान लो हम। तो यदि आप ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये ठीक है गुजरात छोटा स्टेट था, लेकिन यदि मोदी जी किससे मिलना था तो मिलते थे ना। लास्ट क्वेश्चन, ऑपोजिशन की बात नहीं की हमने, यू कैन नॉट डिस्कस द रूलिंग पार्टी विदाउट डिस्कसिंग द ऑपोजिशन। किस नज़रिए से देखते हैं आज, मतलब फिर 2024 में लग रहा था कि मोदी राइज हैड बीन कंटेन्ड, ये नहीं कि मोदी हैड बीन डिफीटेड, बट कंटेन, जो कहते हैं ना कंटेनमेंट। आफ्टर दैट द ऑपोजिशन हैज लॉस्ट एवरी सिग्निफिकेंट इलेक्शन जो हुआ है, मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत माननी पड़ेगी, नॉट कांग्रेस। किस रूप से देखते हैं आप? देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इंडिया में ऐसा पोजीशन स्ट्रांग जो नेशनल लेवल पर होना चाहिए। आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट दी रीजनल लेवल, कई लेवल पर अच्छा हो सकता है जहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ज़रूरत होती थी, साउथ में भी रहा है, बट कांग्रेस पार्टी, और आई एम फॉलोइंग सिंस मिसेस गांधी डेज, मुझे लगता है कि 77 तो खैर वो तो इमरजेंसी के बाद का फेज था चुनाव, लेकिन उससे भी खराब स्थिति में कांग्रेस पार्टी आज है। जिस तरह का कोई लीडरशिप, राहुल गांधी ये लीडर है या प्रियंका जी हैं, प्रियंका जी भी यदि बहुत पहले आ गई होती, नहीं तो हमने 2011 में ही एक बड़ी, मैंने टॉप पर छापा था, एक बड़े उन्हीं के बिल्कुल क्लोज लीडर रहे, अब नहीं है वो, उन्होंने कहा था कि अब प्रियंका के लिए, चूँकि वो फैमिली में भी राय देते थे मिस गांधी डे से, तो उन्होंने कहा था आया, तो हमने कहा छाप देते, देखा जाएगा जो होगा। सो प्रियंका यदि उससे, और मैंने प्रियंका को देखा था 98-99 में जब कंपेन करने गई थी, वो अमेठी में, आई वॉज मूविंग में, द हिंदुस्तान में एडिटर था, और वहाँ खुद भी गया था, तो वो उनको लोग इंदिरा गांधी इमेज जैसा देखते थे, है ना, कि इंदिरा गांधी से छवि दिखती है, और इंदिरा गांधी ने भी कहा था, तो वो उनको लाने में ही इतना समय, तो अब आई हैं लेट। 20 साल बाद आप देखिए, जो मैं आज से हो सकता है मैं 25 साल पहले मैं कोई अपना
वेंचर कर लेता तो हो सकता था। जी आज मैं नहीं कर सकता ना वो, आज जबकि पैसा फंडिंग अवेलेबल है। जी तो इसी तरह कांग्रेस ने भी अपनी रिसोर्सेज को भी लिमिटेड रखा, सिर्फ एक फैमिली पर। नुकसान ये, दूसरे जो यंग लीडरशिप है जैसा हम कहा, उनको भी किसी को ज़्यादा नहीं उन्होंने आने दिया, जबकि इनके यहाँ तो लोग आए ना, जी कोई ऐसा आदमी नहीं बनने दिया ना जिसको सीतारमैया बात चला रहे। यदि शिव कुमार को बनाने में क्या गड़बड़ था, यदि आप उनको, यह जो सब सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राजेश पायलट मेरे शुरू से ही मैं उनको जानता था। सचिन पायलट को बार बार कहा गया कि बस अब तुमको बना देंगे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो न वो इधर के रहे ना उधर के रहे। अशोक गहलोत को भी, बिकॉज अशोक गहलोत वॉज ऑर्गेनाइजेशन मैन। एक्चुअली सचिन पायलट का वो नेटवर्क नहीं था जो अशोक गहलोत का था, क्योंकि वो तो उनको बैक पेन भी इसीलिए होता था। मुझे, मैं कहता था इतना ज़्यादा क्यों ट्रेवल करते थे, जीप पे घूमता था एक समय में। बाद में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, जब तो राजेश पायलट से भी उस समय उनका इतना नहीं अच्छा बनती थी, तो सचिन की रहते हुए भी वो सचिन को तो जब आप यहाँ से भी इंडिकेशन दे रहे थे। तो प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी का अल्टरनेटिव यही है कि कांग्रेस पार्टी यदि नहीं है तो और कमज़ोर होती गई है। यूपी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम पर जो नाराज़ हैं बीजेपी से जी वो वोट दे दें, इससे तो अखिलेश का चांस उससे ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि मैं तो मानता हूँ अखिलेश यदि अकेले लड़े तो ज़्यादा बेहतर है, यदि उनके साथ लड़ेगा तो उसको और नुकसान होने वाला इस बार। जी पिछले में हो सकता है फ़ायदा हुआ जी तो, जबकि अखिलेश में भी ये मैंने पुराने उस हिसाब से यदि सेकुलर, जबकि कल तो उन्होंने अभी मुक्तेश्वर नंद के सपोर्ट में इतना ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। इसे वेरी फनी, इस तरह हिंदी वोट नहीं मिलेगा ना, जनवरी पहन लूंगा तो मैं ब्राह्मण नेता मुझे मान लेंगे या संपादक मान लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो सेम थिंग आई थिंक कांग्रेस पार्टी का उसे अनफॉर्चुनेट पार्ट कि वो अभी वैसी स्थिति में नहीं है जो अल्टरनेटिव दे सके। राहुल गांधी जितनी पद यात्रा कर ले, चंद्रशेखर की पद यात्रा, माई अंकल वॉज ऑल्सो एंटी मिसेस गांधी, एंड पूरा उन्होंने पद यात्रा की थी, और 80 में चुनाव लड़े थे, 80 में हार गए थे वो कांग्रेस के खिलाफ। जी ओम प्रकाश आर्य उनका नाम है, शाजापुर से। तो मेरा ये कहना है कि पदयात्रा से नहीं वोट मिलता ना, आप लोगों से लगे। चंद्रशेखर ने कैसी यात्रा की थी, उन्होंने कहा था गांव में जा रहे हैं, अच्छा आप ही बरखा आपका घर है, आप ये पैसा कुछ देंगे, 20 रुपया देंगे तो चलेगा, इतना ही वॉज डाउन टू अर्थ। बट लेकिन जरूरी नहीं कि फिर उसके बाद में वहाँ फॉलो अप करना होना चाहिए ना, कंसिस्टेंसी जिसको तो कहते हैं। संगठन नहीं है वो, बिल्कुल बेस नहीं बना है। आपने खाली सोचा मेरे नाम पर ही वोट मिलेगा, मेरे नाम पर ही कोई चीज़ चलेगी। मैं माना कि 1 मैन शो से दुनिया में कोई डिक्टेटरशिप से नहीं चलता है, वो यदि डिक्टेटरशिप में ही चल सकता है, बाकी नहीं चलता। वेल आलोक जी, थैंक यू। ये बात तो हम घंटों कर सकते हैं, लेकिन आपकी किताब रेवोल्यूशनरी राज इज आउट नाउ, इट लुक्स एट द मोर इयर्स, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार।